चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एंजल वन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजल वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों एंजल वन की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिली थी। 6 से 7% की तेज़ी ये कंपनी ने दिखाया था विदाउट एनी रीज़न। और ये तेज़ी ऐसा नहीं कि सिर्फ आज के दिन ही हमें देखने को मिली है। अगर पिछले कुछ महीनों का ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस आपको अच्छी ही दिखेगी। इसी वजह से ये कंपनी 52 वीक हाई पे है। ऑल टाइम हाई से ये कंपनी स्टिल अच्छा खासा नीचे है। अच्छा खासा मतलब कि डबल डिजिट में नीचे है, बट 52 वीक हाई के आसपास कंपनी आपको चलती हुई दिख रही है। अब ये कंपनी में रिसेंट टाइम में तेज़ी इसलिए देखने को मिला है क्योंकि पिछले 1 साल से कंपनी ने अपने अर्निंग्स को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस की है। अब आप सोचोगे कि अर्निंग्स को ग्रो करने में स्ट्रगल फेस की है तो तेज़ी क्यों है? तो तेज़ी इसलिए है क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रही है कि ये कंपनी की अर्निंग्स पिछले 1 साल में स्ट्रगल की है ना, बट अगले 1 साल में वो नंबर आपको ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि एंजल वन के जो बिज़नेस हैं वो स्टॉक मार्केट में ही दिखते हैं और स्टॉक मार्केट के जो टर्नओवर्स हैं वो पहले के मुकाबले बेहतर होते जा रहे हैं दिन पे दिन। इस वजह से एक्सपेक्टेशन भी अच्छी एंजल वन से की जा रही है। और अभी हाल ही में कंपनी के Q4 के जो अर्निंग्स आए थे उसी के नंबर्स को अगर आप देखोगे तो 38% से कंपनी ने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया था। और उससे पहले का रिकॉर्ड देखो, 5% से ग्रोथ किया। उससे पहले डी ग्रोथ था, उससे पहले भी डी ग्रोथ था, उससे पहले का रिकॉर्ड देखोगे तो वहाँ पर भी डी ग्रोथ था। तो लगातार कंपनी डी ग्रोथ दिखा रही थी, फिर कंपनी ने सिंगल डिजिट की ग्रोथ दिखाई और इस बार कंपनी ने 38% की ग्रोथ दिखाई अपने रेवेन्यू में। और प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल के Q4 में 175 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 320 करोड़ हो गया है। तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, इस वजह से इस कंपनी के शेयर में भी ग्रोथ है। और हाल ही में जो डेटा हमें BSE का देखने को मिला है इक्विटी टर्नओवर्स का, वो डेटा पर डे का हमें पिछले कुछ सालों के मुकाबले बेहतर दिखी है। लाइक 25 के फाइनेंशियल ईयर को देखोगे, 26 के फाइनेंशियल ईयर को देखोगे तो 27 का फाइनेंशियल ईयर उन दोनों फाइनेंशियल ईयर से बेहतर दिखेगा अगर एवरेज डेली टर्नओवर के हिसाब से देखें इक्विटी टर्नओवर्स की बात करें तो। और इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात करें जो कि एंजल वन के लिए या BSE के लिए एक बोल सकते हैं वो है जो कभी भी ये कंपनी खोना नहीं चाहेगी। मतलब पैसे का सोर्स है जहाँ से अंधा पैसा कंपनी को मिलता है। 2027 का फाइनेंशियल ईयर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया, 26 का फाइनेंशियल ईयर BSE के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया। 27 का फाइनेंशियल ईयर में भी जो एवरेज डेली टर्नओवर्स हैं वो सुपर रॉकेट वाला परफॉर्मेंस हमें डिलीवर करते हुए दिख रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि BSE का ही अच्छा दिख रहा है, NSE का भी देखोगे तो उसका भी अच्छा दिख रहा है। तो इसका मतलब यही है कि BSE, एंजल वन, NSE जो भी स्टॉक मार्केट में कंपनीज काम करती हैं उनके अर्निंग्स आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे आ सकते हैं। इसी वजह से एंजल वन की परफॉर्मेंस बीच बीच में अच्छी दिखती है और तब ज़्यादा अच्छी दिखती है जब मार्केट अच्छा करता है, जैसा कि आज के दिन। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी आपको तेज़ी के प्रॉपर रीज़न समझ आएंगे। तो होप करता हूँ आज के दिन के तेज़ी के रीजंस आपको क्लियर हो गए होंगे। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अभी मार्केट में जितने भी लोग बिगिनर हैं उनको ज़्यादा मार्केट का आइडिया नहीं है, बट मार्केट के नॉलेज वो लेना चाहते हैं। और नॉलेज ही लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको मार्केट से सक्सेस मिलेगा। और इसके लिए ये कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको टारगेट्स, रिकमेंडेशंस, एजुकेशंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। और उससे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का फ़ी या कोई चार्जेस पेमेंट नहीं करना पड़ता। कम्युनिटी बिल्कुल फ्री है और मल्टीपल लोग यहाँ पर वेल एक्सपीरियंस हैं जिसका गाइडेंस का फ़ायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। आज के दिन HDFC बैंक की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिल नहीं रही थी, बट पिछले 6 महीने का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो वहाँ पर HDFC बैंक की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हमें देखने को मिली है। और वो ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से HDFC बैंक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। और वो रिकॉर्ड अच्छा नहीं, वो रिकॉर्ड हमें ख़राब देखने को मिल रहा है। देखो, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। दूसरे नंबर पर पहले TCS हुआ करती थी, फिर HDFC बैंक उसको सरपास कर ली थी। और अभी HDFC बैंक को सरपास कर लिया है भारतीय एयरटेल ने और बन गई है इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। और इसका मार्केट कैप 11.9 लाख करोड़ तक जा चुका है। HDFC बैंक को उसने क्रॉस कर लिया है।
और ये क्रॉस इसलिए हो पाया है क्योंकि HDFC बैंक पिछले 6 महीने में बहुत ही गंदा परफॉर्म की है, जो कि कभी भी HDFC बैंक से उम्मीद नहीं किया जाता है। और पिछले अगर कुछ सालों की बात करें तो HDFC बैंक से FPI की जो इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होती हुई दिखी है, यानी कि उन्होंने अपनी स्टेक्स को काफ़ी एग्रेसिवली रिड्यूस किया है। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कई सारी कंपनी के डेटा को। इसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा जो कट हुआ है FPI के स्टेक्स में वो HDFC बैंक में ही दिखा है और HDFC में ही दिखा है। 2022 मार्च क्वार्टर में स्टेक्स था 11.6%, गिर कर आ चुका है 6.9%। 4.7% की स्टेक्स FPI अपने पोर्टफोलियो से निकाल चुकी है HDFC बैंक और HDFC के, जो कि एक तरह से काफ़ी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि इसकी वजह से एक मैसिव पैसे के आउटफ्लो हमें देखने को मिले हुए हैं इस कंपनी के शेयर में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कंपनी में ही दिखा है, अगर आप बाकी कंपनीज़ को देखोगे तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी दिख जाएगी। 9.1% स्टेक्स था 2022 में, अभी गिरकर 5.3% पे आ चुका है FPI का। इन्फोसिस भी इस लिस्ट में दिख जाएगी, 5.8% था जो कि गिर कर आ चुका है 2.1% पे। TCS भी थी, 4.2% स्टेक था जो कि गिर कर आ चुका है 1.3% पे। यानी कि पिछले 3-4 सालों में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने ह्यूज सेलिंग की है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, खासकर ब्लू चिप कंपनीज़ में। इसमें HDFC बैंक लीड कर रही है, दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तीसरे पे आपको इन्फोसिस दिख रही है और उसके बाद TCS दिख रही है। स्मॉल कैप कंपनी का डेटा से कंपेयर मत करना है इसको, मैं ब्लू चिप कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनी से कंपेयर करोगे तो ये नंबर में वो ज़्यादा ऊपर दिखेगी, बट ब्लू चिप कंपनी में HDFC बैंक सबसे ऊपर है। और HDFC बैंक में जो रिसेंट टाइम में गिरावट दिखा है, वो गिरावट की वजह से जो वैल्यूशन है वो 5 साल नहीं 5 साल। अब इन सारी चीज़ों के बाद अगर आप HDFC बैंक के वैल्यूशन देखोगे तो वो इतना ज़्यादा गंदा परफॉर्म किया है कि आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। HDFC बैंक का जो करंट वैल्यूशन है वो 3 साल के लोवेस्ट लेवल पे नहीं है, 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे नहीं है, 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे भी नहीं है, 15 साल के भी लोवेस्ट लेवल पे नहीं है। पिछले 20 साल का अगर वैल्यूशन ग्राफ देखोगे तो पिछले 20 साल का लोवेस्ट लेवल पे HDFC बैंक का करंट वैल्यूशन हमें दिख रहा है। तो सोचो ये गिरावट कंपनी के लिए कितना ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट कर दिया है। बट देखो, कोई ब्लू चिप कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन जब आता है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा नहीं कि हर 2 साल में ही दिखता है या फिर हर 3 साल में दिखता है। ये सिचुएशन रेयर होती है और इंटरनली न्यूज़ के वजह से नहीं होता है, एक्सटर्नली कोई बर्डन होता है या फिर मार्केट अच्छा नहीं कर रहा होता है या फिर सेक्टर से रिलेटेड सेंटिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा हाईली नेगेटिव होती हैं, तब ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो ऐसे टाइम पे कोई कंपनी इंस्टेंट ख़राब नहीं हो जाती, कंपनी एक दिन में ख़राब नहीं होती, एक साल में ख़राब नहीं होती, उसके लिए एक लंबा टाइम फ्रेम लगता है। और HDFC ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है, बहुत ही बड़ा मार्केट कैप इस ग्रुप का है, तो ये ग्रुप इतना जल्दी ख़राब नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये जो बड़ी करेक्शन दिखी है कंपनी के वैल्यूशन में और 20 साल का लोवेस्ट लेवल पे वैल्यूशन कंपनी का जा चुका है, ये सारी चीज़ें HDFC बैंक को अट्रैक्टिव भी बना देता है अगर HDFC बैंक आने वाले सालों में अपने अर्निंग्स को बेहतर करे तो ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा और इसी सारी चीज़ों की वजह से वैल्यू इन्वेस्टिंग भी होती है। बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, चीज़ें मैंने आपको सिखाने के लिए बताई है कि ऐसी चीज़ें मार्केट में होती है, तो ऐसे टाइम पे पैनिक्स नहीं करना चाहिए, आपको एनालिसिस पे ध्यान देनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट की है और साथ में 2026 में प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी ने काफ़ी सही दिखाई है और वो ग्रोथ 41% की देखने को मिली है। नाम क्या है भाई कंपनी का? नाम है TD पावर सिस्टम लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो ये न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।